हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो साइमन कमीशन भारत आया था उसके अपोज में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था, मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये क्यों आंदोलन शुरू किया गया, इसके पीछे क्या कारण रहे थे कि इसको शुरू किया। कोई आंदोलन मूव करता है, कोई आंदोलन स्टार्ट किया गया अपने इंडियंस लीडर्स के द्वारा, तो उसके पीछे कोई मेन कारण होता था, कोई बड़ा रीज़न होता था अंग्रेजों का, जिसके कारण हमें आंदोलन शुरू करना पड़ता था। तो आज हम पढ़ेंगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको क्यों लीड किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। नहीं तो असहयोग आंदोलन हमने पढ़ा था, गांधी जी ने लीड किया था। उसके बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने स्टार्ट किया, तो इसके पीछे क्या कारण रहे थे उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसके बारे में उसकी फ़ोटोज़ है, गांधी जी ने इसको लीड किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, कैसे स्टार्ट किया गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके स्टार्ट होने के जो रीज़न रहे हैं उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगस्त 1928 में प्रकाशित नेहरू रिपोर्ट के संबंध में मुसलमानों के अतिरिक्त कांग्रेस के नेताओं में अत्यधिक मतभेद थे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था उससे सभी लोग सहमत नहीं थे, जबकि ब्रिटिशर्स ने चैलेंज दिया था कि इंडियंस ऐसा संविधान बनाए अपने लिए और उसे ब्रिटिश संसद के सामने पेश करें जिससे भारत के सभी वर्ग सहमत हो। लेकिन उस टाइम पे ऐसा दौर था, वो टाइम ऐसा था कि भारत के सभी लोग नेहरू रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, आपस में मतभेद थे बहुत सारे। देखिए जैसे मुसलमानों के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी आपस में मतभेद थे, उनमें भी आपस में मतभेद थे। तो जो अगस्त में पेश किया गया था नेहरू रिपोर्ट, देखिए अगस्त 1928 में प्रकाशित नेहरू रिपोर्ट के संबंध में मुसलमानों के अतिरिक्त कांग्रेस के नेताओं में अत्यधिक मतभेद थे, यानी कांग्रेस के नेता भी आपस में मतभेद रखते थे एक दूसरे, ये जो रिपोर्ट पेश किया गया था उसके खिलाफ। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नव युवक नेता अपनी पूर्ण स्वराज की मांग पर दृढ़ थे। यानी जो नव युवक नेता थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, और दूसरी ओर पंडित मोतीलाल नेहरू जैसे पुरानी पीढ़ी के नेता तत्कालीन परिस्थितियों में औपनिवेशिक स्वराज की मांग को उचित समझते थे। यानी जो नए पीढ़ी के नेता थे यानी नवयुवक जो लीडर्स थे जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू, ये पूर्ण स्वराज की मांग करते थे, उस मांग पर दृढ़ थे। और जो पुरानी पीढ़ी के नेता थे जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, वो तत्कालीन स्थिति में जो उस टाइम पे दौर था, जो स्थिति थी उस टाइम पे वो क्या किए थे, स्वराज की मांग को उचित समझते थे। इसी मतभेद के कारण जब दिसंबर 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस में विघटन हो जाएगा, यानी ऐसा मतभेद था आपस में। तो ऐसा देखकर लग रहा था कि जब कांग्रेस के लीडर्स में आपस में इतना मतभेद है तो कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा इस ऐसे, क्योंकि हमने पहले भी कांग्रेस का विभाजन पढ़ा है। 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था 2 दलों में। उसके बाद 1916 में कांग्रेस फिर से मिल गई और ऐसा लग रहा था, जब आपस में मतभेद हो गया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस का विभाजन न हो जाए। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, देखिए यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकेगा, यानी कांग्रेस का जब विभाजन हो जाएगा फिर उस डिसीजन पर, उस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, कोई डिसीजन नहीं लिया जा पाएगा। परंतु उन विषम परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने रिपोर्ट पर मध्यस्थता करके दोनों गुटों में समझौता कर दिया। ये सब देखते हुए महात्मा गांधी दोनों पक्ष को, यानी जो नवयुवक पक्ष थे और जो पुरानी पीढ़ी के नेता थे, दोनों को समझाया, दोनों में समझौता कराया, जिसके परिणाम स्वरूप नेहरू प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया गया। जब उन्होंने, गांधी जी ने ऐसा समझौता कराया आपस में, तो क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकारा गया था। इसी समय गांधी जी ने कांग्रेस से एक प्रस्ताव पारित करा लिया, यानी उसी टाइम पे गांधी जी ने कांग्रेस जो थी, कांग्रेस समिति अपनी, उससे एक प्रस्ताव पारित कराया। उसमें देखिए क्या लिखा था, गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के लिए ये लिखा था, यदि ब्रिटिश संसद इस विधान को ज्यों का त्यों 31 दिसंबर 1929 तक या उससे पहले स्वीकार कर ले, जो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था उसके संबंध में है कि ब्रिटिश संसद के सामने उसको पेश किया गया, तो गांधी जी ने उसमें बताया कि यदि ब्रिटिश संसद 31 दिसंबर 1929 तक क्या करे, इसे स्वीकार कर ले,
कर ले तो कांग्रेस इस विधान को अपना लेगी। यानी आपस में हमारे में मतभेद है, सभी लोग उससे सहमत नहीं है, लेकिन अगर ब्रिटिश सरकार इसे स्वीकार लेती है तो हम कांग्रेस के जो लीडर्स है वो इसे स्वीकार लेंगे, इस विधान को अपना लेंगे, बशर्ते कि राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। यानी जो हमने उसमें पॉइंट डाला है, जो हमारी राजनीतिक स्थिति होनी चाहिए, हम कैसे अपने देश को रूल करेंगे, ये सब चीज़ें जो राजनीतिक स्थिति है उसमें परिवर्तन नहीं करना है अंग्रेजों को। लेकिन यदि उस तिथि तक ब्रिटिश संसद उसे स्वीकार न करे या इसके पहले ही अस्वीकार कर दे तो कांग्रेस देश को कर यानी टैक्स बंदी की सलाह देकर अन्य उपायों के आधार पर, जिन्हें वह बाद में निश्चित करेगी, अहिंसात्मक आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाएगी। यानी अगर सरकार, ब्रिटिश सरकार उसे स्वीकार नहीं करती है, उसके पहले उसे अस्वीकार करती है तो हम टैक्स नहीं देंगे, यानी टैक्स बंदी की सलाह देकर दूसरे उपाय लगाएंगे, यानी दूसरे उपायों के आधार पर, जिन्हें वह बाद में निश्चित करेंगे। उन्होंने ये उपाय नहीं बताया, उन्होंने बताया कि हम बाद में निश्चित करेंगे अगर ब्रिटिश संसद हमारी बातें स्वीकार नहीं करते, हमारी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो। और हम अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाएंगे, यानी हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसात्मक रूप से, अहिंसात्मक तरीके से असहयोग आंदोलन को चलाएंगे फिर से। ऐसा गांधी जी ने नेहरू रिपोर्ट के प्रस्ताव में, ये जब ब्रिटिश संसद के सामने पेश हुआ तो उन्होंने। लेकिन ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होने पर भी लेबर दल सरकार ने भी भारतीयों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया। यानी ब्रिटेन में सत्ता हो गई थी, लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी थी, उसने भी इस बात पर, यानी भारतीयों की इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट सफल नहीं हुई, यानी जो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी और लेबर पार्टी की जो सरकार आई थी उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सन 1930 के प्रारंभ तक भारत के चारों ओर उत्तेजना वातावरण निर्मित हो जा रहा था। यानी देखिए, हमने कब से ये सब आंदोलन स्टार्ट किया, हमने असहयोग आंदोलन 1920 में पढ़ा, उसके बाद 1930 आ गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। इतने लंबे समय तक, उससे पहले से अंग्रेज कितने टाइम से हम पर रूल कर रहे थे, भारतीयों पर शासन कर रहे थे, इतना टाइम बीतता जा रहा था, लेकिन अंग्रेज कुछ नहीं कर रहे थे भारतवासियों के लिए। तो भारत के लोगों में क्या हुआ, जब 1930 तक आ गया तो लोगों में चारों ओर उत्तेजना का वातावरण, यानी लोगों में गुस्सा भरा हुआ था, लोग आक्रोश में थे। राजनीतिक आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब थी। यानी हमने पढ़ा विदेशी कंपनियां रहती थी भारत में, विदेशी कंपनियां खुलती थी, जो अपने भारत में कंपनी थी उसको बंद कर दिया गया था। बहुत सारे आर्थिक स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, बहुत दिक्कत होती थी, लोगों के पास खाने कमाने के लिए पैसे नहीं होते थे, अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाते थे लोग। इतनी महंगाई हो गई, समय के साथ महंगाई बढ़ती गई और लोगों के पास काम नहीं रहा, इस वजह से आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक परेशानियां आई थी। इस बात की आशंका होने लगी कि यदि गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन का शुभारंभ न करते तो बहुत अधिक दुर्दशा थी। यानी अगर अहिंसात्मक आंदोलन शुरू नहीं करते, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट नहीं किया जाता तो और कंडीशन जो थी खराब ही होनी थी। और सरकार के दमन चक्र के कारण भारत में हिंसक क्रांति का सूत्रपात होता। देखिए, टाइम इतना ख़राब था, समय के साथ महंगाई हमेशा बढ़ती जाती है और अगर लोगों के पास खाने कमाने का कोई ज़रिया ना हो तो आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि एक टाइम का रोटी जुटाना भी इतना मुश्किल लगता है लोगों के लिए। देखिए, आगे देखते हैं। अतः इन परिस्थितियों में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा। आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। अगर ये प्रस्ताव नहीं रखा जाता तो लोग भूखे मरते, खाने कमाने का कोई तरीका नहीं था। गांधी जी को ये आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी ने निर्णय क्यों लिया था, वे कौन सी परिस्थितियाँ थी कि मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। यानी ऐसे क्या कारण रहे थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया उसके पीछे जो कारण रहे थे, क्यों ये निर्णय लिया गया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण जो रहते, यानी मेन काजेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति पहला कारण रहा था। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, हमने देखा था जो आर्थिक स्थिति है, लोग सबसे पहले तो अपने भारत का काम जब नहीं होता, लोगों जो अपनी देश की फैक्ट्रियाँ थी उससे अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया था और विदेशी चीज़ें जो निर्मित होती थी लोग यूज़ करते थे, तो महंगाई, बाहर से आती चीज़ें और महंगाई अधिक होती थी, लोग उसको खरीदना या फिर अगर अपने देश का अपना कोई कारोबार हो तो थोड़ा आसान पड़ता, लोगों को थोड़ी चीज़ें सस्ते मिलती,
लेकिन उस टाइम पे महंगाई भी बढ़ गई और गांधी जी ने मांग की थी महंगाई कम करने के लिए, उसको भी अंग्रेजों ने नहीं सुना था। तो आर्थिक स्थिति ऐसे बिगड़ती चली जा रही थी। आर्थिक स्थिति भी एक ऐसा कारण था जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। असंतोष और उत्तेजना का कारण, यानी लोगों में आक्रोश था। कब से लोग गुलामी सह रहे हैं, कभी ये आंदोलन कभी वो आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। अंग्रेज जो थे वो अलग अलग एक्ट पास करते, भारतीयों को प्रताड़ित करते और हम सिर्फ आंदोलन करते, उससे भी हमें कोई सफलता नहीं मिलती। तो लोगों में जो थी आक्रोश की भावना, यानी लोग गुस्से की भावना रखते थे मन। स्वतंत्रता दिवस की घोषणा सन 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें ये घोषणा किया गया कि बताया जाता है कि 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे के टाइम रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था और पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव था इसे पारित किया गया था। तो सन 1929 में 31 दिसंबर को रात 12 बजे के बाद ये तिरंगा फहराया गया था रावी नदी के तट पर। और इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी थी और दिल्ली घोषणा पत्र था। तो लेबर पार्टी की सरकार आई थी, उसने भी जो नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव पास किया गया था, पारित किया गया था, उस पर ध्यान ही नहीं दी। और स्वाधीनता दिवस की घोषणा, और स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? अपने देश में पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। क्योंकि जनवरी को स्वतंत्रता दिवस जब मनाया जाता था, इसकी घोषणा की गई थी। इन सब कारण की वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड किया गया था। ये सभी मेन जो रीज़न रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण रहे थे उसको स्टार्ट करने के, यही थे। आर्थिक स्थिति थी, असंतोष और उत्तेजना का वातावरण था। यानी स्वतंत्रता दिवस की घोषणा जो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुई थी और इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी थी और स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी, ये सब मेन कारण रहे थे। उसके बाद देखेंगे जो कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, उसके बारे में गांधी जी के जो 11 सूत्री मांग थे उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करने से पहले गांधी जी ने अपने 11 मांगों को अंग्रेजों के सामने रखा था। क्या उस मांगों को अंग्रेजों ने स्वीकार किया, इसके बारे में चलिए जानते हैं। जो 11 सूत्री मांग थे गांधी जी के, उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। गांधी जी का जो पहला मांग था कि पूर्ण नशाबंदी हो, यानी कि लोग नशा नहीं करेंगे, देश में नशा नहीं करेंगे, नशाबंदी पर रोक होनी चाहिए, ये अंग्रेजों से गांधी जी की मांग थी। और जो दूसरी मांग थी, मुद्रा विनिमय में 1 रुपया 1 शिलांग 4 पेंस के बराबर माना जाएगा, ये दूसरी मांग थी। और मालगुजारी आदि कर दी जाए और उसे विधानमंडल के नियंत्रण में रखा जाए। और नमक पर लगने वाला कर बंद कर दिया जाए। नमक पर भी टैक्स लगाते थे लोग, इसको बंद करने के लिए गांधी जी ने कहा था। सैनिक व्यय में कमी की बात की थी और प्रारंभ में इसे आधा कर दिया जाए, यानी सैनिक में जो खर्चा होता है उसको कम किया जाए, प्रारंभ में इसे आधा कर दिया जाए, ये गांधी जी की मांग थी। बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन कम कर दिए जाए या फिर आधे कर दिए जाए, यानी जो बड़े बड़े अधिकारियों को इतने वेतन दिए जाते हैं उनके वेतन को कम कर दिया जाए। उनका कहना था कि आधा वेतन कर दिया जाए। विदेशी वस्त्रों पर तट कर लगाया जाए, यानी जो विदेशी वस्त्रें आती हैं तो जब वहाँ तट पर उतरती हैं वो चीज़ें, तो वहाँ पर कर लगाए जाए, टैक्स लगाया जाए, ताकि देशी उद्योग को संरक्षण प्राप्त हो। जब वहाँ पर टैक्स लगेगा तो लोग ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे नहीं, तो अपने जो देशी उद्योग हैं उसको संरक्षण प्राप्त होगा। तटीय व्यापार संरक्षण पारित किया जाए, यानी जो तटीय व्यापार था उस पर संरक्षण पारित किया जाए। हत्या या हत्या की चेष्टा में दंडित व्यक्तियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, यानी जिसने हत्या किया है या हत्या की चेष्टा रखते हैं ऐसे व्यक्तियों को छोड़ करके, और जो राजनीतिक लोगों को बंदी बनाया गया उनको रिहा किया जाए, ये गांधी जी के मांग थे। सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और जो उन पर मुकदमे लगाए गए हैं उसे वापस लिया जाए। खुफिया पुलिस तोड़ दिया जाए या इसे जन नियंत्रण में रखा जाए, जो खुफिया पुलिस होती थी उसको खत्म किया जाए या इसे लोगों के नियंत्रण यानी रक्षा के लिए उसे रखा जाए। आत्मरक्षा के लिए बंदूक आदि हथियारों के लाइसेंस दिए जाए, यानी स्वयं की रक्षा के लिए लोग अपने पास हथियार रख सके उसकी लाइसेंस दिया जाए, बंदूक रखने की लाइसेंस दिया जाए भारतीयों को भी। ये 11 जो मांगे थे, 11 सूत्री मांगे गांधी जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। 11 सूत्री मांगों के बारे में एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये 11 जो मांगे थी गांधी जी की अंग्रेजों से, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले इसे अंग्रेजों से मांगा था। देखिए, शासन ने उक्त मांग पत्र का सहानुभूति पूर्वक उत्तर नहीं दिया, यानी जो अंग्रेज थे इन मांगों को, जो 11 मांगे थी गांधी जी की, इन पर कोई उत्तर नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी प्रारंभ कर दी। जब ऐसी मांगे की गई
तो उसने इस मांग पर कोई जवाब नहीं दिया और जो नेता थे, अपने देश के लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्हें गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया गया। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ एवं दांडी यात्रा। जब हम मांग भी कर रहे हैं, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग जो पेश किया था उसको उन्होंने स्वीकारा नहीं और लोगों को गिरफ्तार करना स्टार्ट कर लिया गया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होना आवश्यक था। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया और दांडी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड दांडी मार्च के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद अब हमें समझ में आ रहा होगा कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया। कोई आंदोलन स्टार्ट होता है, उसके पीछे कितने रीज़न रहते हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि इन कारणों की वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया। देखिए, यहाँ देखते हैं, शासन द्वारा गांधी जी के पत्र का सहानुभूतिपूर्वक उत्तर न मिलने के कारण गांधी जी के सामने आंदोलन प्रारंभ करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं था। यानी आंदोलन को स्टार्ट करने से पहले गांधी जी ने अंग्रेजों से मांग की, 11 सूत्री मांगों के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको स्टार्ट करने के अलावा हमारे पास यानी भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसलिए 11 मार्च 1930 को साबरमती में 75,000 व्यक्तियों ने एकत्रित होकर प्रण किया था कि जब तक स्वाधीनता नहीं मिल जाती तब तक न हम चैन से रहेंगे और न लोगों को चैन से रहने देंगे, सरकार को भी चैन से नहीं रहने देंगे। टाइपिंग मिस्टेक है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए, 11 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम था गांधी जी का, वहाँ पर 75,000 लोगों ने ये प्रण लिया था एकत्रित होकर कि जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिल जाती ना हम खुद चैन लेंगे और ना शासन को चैन से रहने देंगे। देखिए, उसके बाद देखते हैं, 12 मार्च 1930 को गांधी जी 75 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र की तट की ओर चल पड़े। यानी गांधी जी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट किया था उसके बारे में है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी 75 लोगों के साथ, उनके जो 75 अनुयायी थे उनके साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की ओर चल पड़े थे। 224 मील की लंबी दूरी पैदल चलकर 24 दिनों में पूरी की गई थी। यानी 224 मील तक ये पैदल चले थे अपने 75 अनुयायियों के साथ और 24 दिनों में इन्होंने ये दूरी पूरी की थी। गांधी जी यही कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य एक अभिशाप है, मैं इसे समाप्त करके रहूँगा। यानी ये गांधी जी का स्टेटमेंट था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है ये एक अभिशाप है भारत के लिए और मैं इसे समाप्त करके रहूँगा। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ दांडी पहुँचे। यानी 12 मार्च को उन्होंने चलना स्टार्ट किया था और 5 अप्रैल को वहाँ पर 24 दिनों के बाद पहुँचते हैं। अगले 6 अप्रैल 1930 को प्रार्थना के उपरांत दांडी समुद्र तट पर गांधी जी ने स्वयं अपने हाथ से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ दिया। यानी जो 6 अप्रैल का दिन था 1930 में, गांधी जी ने किसी से प्रार्थना नहीं किया, दांडी समुद्र तट पर गांधी जी ने स्वयं अपने हाथ से नमक बनाया इन्होंने और जो ब्रिटिश सरकार का नमक कानून था इसे तोड़ दिया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। जब नमक कानून तोड़ा गया, इस प्रकार से अंग्रेजों का ये कानून था, गांधी जी ने उसे तोड़ दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कार्यक्रम था उसमें क्या क्या था, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व था, क्या करेंगे इंडियंस आगे, इसके बारे में बताया गया है। देखिए कौन कौन से टॉपिक है। गांव-गांव में नमक कानून, या सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ होगा गांव-गांव में नमक कानून को तोड़कर नमक बनाया जाना चाहिए। यानी गांधी जी कहते थे कि हर गांव में लोग नमक कानून को तोड़ दीजिए और अपने नमक बनाइए। महिलाओं द्वारा शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया जाना चाहिए। यानी महिलाएं जो शराब की दुकानें, अफीम नशा की दुकानें, इस पर और जो विदेशी वस्त्रों की दुकानें यहाँ पर धरना दें। विदेशी वस्त्रों का प्रयोग बंद करके सार्वजनिक रूप से विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जानी चाहिए। यानी जो विदेश से वस्तुएं आ रही हैं, जो वस्त्र आ रहे हैं, उसकी होली जलाई जानी चाहिए, ये गांधी जी ने कहा था। और हिंदुओं को अस्पृश्यता का त्याग कर देना चाहिए। यानी जितने भी हिंदू हैं अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अस्पृश्यता का अंत करना चाहिए। यानी छुआछूत की भावना को खत्म करना चाहिए। अगर लोग आपस में ऐसी अस्पृश्यता का भावना रखेंगे तो एकजुट नहीं हो सकते हैं। अगर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, तो हमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करना होगा। किसी के साथ ऊंच नीच का बिहेव नहीं करना होगा। विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। यानी जो विद्यार्थी हैं वो सरकारी स्कूल यानी
जो अंग्रेज़ों के स्कूल है उसमें नहीं जाएँ, उसके कॉलेज में नहीं जाएँ, अपने स्कूल बनाए, अपने कॉलेज बनाए, उसमें अपने देश के लोग पढ़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों को नौकरियों से त्यागपत्र देना चाहिए, यानी जो लोग अंग्रेज़ों के काम कर रहे हैं, सरकारी पद पर काम कर रहे हैं, उन्हें अपने काम से त्यागपत्र देना चाहिए। इस प्रकार से ये जो सारे कारण है, इससे अंग्रेज़ कमज़ोर होंगे। अगर हम विदेशी वस्त्र नहीं यूज़ करेंगे या फिर जब हम नशे की चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे, उस पर धरना देंगे और विदेशी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे और जो सरकार के काम है, सरकारी अंग्रेज़ों का काम है, उस पर त्यागपत्र देंगे, तो इस प्रकार से शासन कमज़ोर होगी। ये जो मांगे थी ये डिसाइड करती हैं। उसके बाद गांधी इरविन समझौता आता है। देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया, उसके बाद गांधी जी और इरविन था, उसका समझौता आता है, यानी गांधी इरविन पैक्ट के नाम से इसे जानते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ था। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार लॉर्ड इरविन ने सरकार की ओर से निम्नलिखित आश्वासन दिया, यानी जो लॉर्ड इरविन था उसने बताया कि सरकार भारतीयों के लिए ऐसा काम करेगी, उसने आश्वासन दिया था। देखिए कौन कौन सी बातें कही थी। उन राजनीतिक बंदियों के अतिरिक्त जिन पे हिंसा का आरोप है, शेष को मुक्त कर दिया जाएगा। यानी जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसमें क्या कहा है, इरविन ने कहा कि उन राजनीतिक बंदियों को जिनके अतिरिक्त जिन्होंने कोई हिंसा नहीं किया है, जिन्होंने कोई मर्डर नहीं किया है, उनको छोड़ करके जो हिंसा में इन्वॉल्व है, यानी जिन्होंने हिंसा किया, उनको तो रिहा नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन्होंने हिंसा नहीं किया गया है उनको मुक्त कर दिया जाएगा। आंदोलन अवधि में जब्त की गई संपत्ति उनके स्वामियों को वापस की जाएगी, यानी जो आंदोलन करते थे अंग्रेज, तो लोगों की संपत्ति हड़प लेते थे, उसे वापस किया जाएगा। सभी अध्यादेश और चालू मुकदमे वापस लिए जाएंगे, ऐसा इरविन कहा है। देखिए अगर ऐसा करता तो अपने देश के लोग कितना आगे बढ़े होते हैं, किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं होती। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए थे, ऐसे रिवोल्ट हुए थे जिसमें बहुत सारे हिंसा हुई, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। भारत के लोग समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। इरविन समझौता जब हुआ था तो उसने कहा कि भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। भारतीय शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर शांतिपूर्वक धरना भी दे सकते हैं, ऐसा इरविन ने कहा था, यानी ब्रिटिश सरकार की ओर से इरविन ऐसा कहा था। देखिए इन समझौते में गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से लॉर्ड इरविन को निम्न बातों का आश्वासन दिया। जब इरविन यानी सरकार हमारे लिए, इरविन ने सरकार की तरफ से हमें आश्वासन दिया था, तो गांधी जी ने भी कांग्रेस की तरफ से उससे आश्वासन दिए कि यदि ऐसा हुआ, ये सब जो आप कह रहे हैं इसको किया जाएगा, लोगों को रिहा किया जाएगा, नमक बना सकते हैं, ये सब जो ऊपर हमने रीज़न पढ़े, तो कांग्रेस की ओर से भी ऐसा किया जाएगा ब्रिटिश सरकार के लिए, गांधी जी ने बताया था। देखिए कौन कौन से वो बातें कही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा, यानी यदि सरकार हमारे लिए ये सब करती है तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देंगे। कांग्रेस निकट भविष्य में लंदन में होने वाली द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, यानी लंदन में उस टाइम पे 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होना था। गांधी जी ने कहा कि उसमें भाग लेंगे। कांग्रेस ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं करेगी, यानी जो ब्रिटिश सरकार की चीज़ें हैं उसको हम हथियार के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। कांग्रेस अपनी इस मांग को त्याग देगी कि आंदोलन अवधि में पुलिस द्वारा जो अत्याचार किए गए उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यानी कांग्रेस ये भी त्याग देगी कि जो आंदोलन हुए हैं उस टाइम पे जो पुलिस ने लाठीचार्ज किए, इतना अत्याचार किए हैं, उसकी जांच को भी हम नहीं मांगेंगे, यानी कांग्रेस उसे भी त्याग देगी। इन सब चीज़ों के बारे में गांधी जी ने बताया। जब गांधी इरविन समझौता हुआ, इरविन ने सरकार की ओर से हमें आश्वासन दिया कि नमक बना सकते हैं और जो धरने दे सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इरविन ने कहा था। और जो हिंसा की उनको छोड़ करके बाकी लोगों को रिहा किया जाएगा, ये सब इरविन कहता है। सरकार की ओर से हमें आश्वासन देता है, तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी भी उसे आश्वासन देते हैं कि यदि सरकार हमारे लिए ये सब करेगी तो हम भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देंगे। ये सब देखिए हमने पढ़ा है। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये सारी मांगें गांधी जी ने कही थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे स्टार्ट किया गया और जो स्टार्ट किया गया इसके पीछे मेन रीज़न क्या रहे थे। इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने पढ़ा। गांधी जी के 11 सूत्री मांगों के बारे में पढ़ा। आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको समझ आ रहे हैं, तो क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।